पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वे आकर्षक कदकाठी के सैन्य विद्याओं में निपुण योद्धा थे जिन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मनों को धूल चटाई थी। उनकी वीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जब मोहम्मद गुरी द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया था और उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी, तब भी उन्होंने मोहम्मद गौरी के दरबार में उसे मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान के करीबी दोस्त एवं कवि चंद बरदाई ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान रासों में यह भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान, इनका नाम पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय था। उनका अन्य नाम राय पिथोरा था। इनका जन्म ईस्वीसन सदी 1949 में हुआ था। इनका जन्म स्थान गुजरात राज्य भारत में हुआ था। इनके माता का नाम कर्पूरा देवी था। इनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था। इनका वंश का नाम राजपूत चाहमन वंश था। इनके पत्नी का नाम रानी संयोगिता था। इनके संतान का नाम गोविंद राजा चतुर्थ था। इनके प्रमुख साम्राज्यों के नाम अजमेर या दिल्ली था और इनका मृत्यु ईस्वीसन सदी 1992 में हुआ था। ऐसे कहा जाता है कि वे उनके माता पिता की शादी के कई सालों बाद काफी पूजा पाठ और मन्नत मांगने के बाद जन्मे थे। वही उनके जन्म के समय से ही उनकी मृत्यु को लेकर राजा सोमेश्वर के राज में साजिश रची जाने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने दुश्मनों की हर साजिश को नाकाम साबित किया और वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले गए। राजघराने में पैदा होने की वजह से शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधा से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की, जबकि युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा उन्होंने अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, वीर, बहादुर, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। वही एक बार बिना हथियार के ही उन्होंने एक शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान को एक बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था। बचपन में चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छे दोस्त थे, जो उनके एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। आपको बता दें कि चंद बरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जो दिल्ली में वर्तमान से भी पुराने किले के नाम से मशहूर है। पृथ्वीराज चौहान जब महज 11 साल के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मौत हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर वो खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना सिक्का चलाया। दरअसल उनकी मां कर्पूरा देवी अपने पिता अनंगपाल की एकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने दामाद और अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को भांपते हुए अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसके तहत साल 1166 में उनके नाना अनंगपाल की मौत के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली। एक आदर्श शासक के तौर पर उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूती देने के लिए कार्य किए और इसके विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और वे एक वीर योद्धा, लोकप्रिय शासक के तौर पर पहचान जाने लगे। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की अमर प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी की आज भी मिसाल दी जाती है और उनकी प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल और फिल्मों भी बन चुकी है, क्योंकि
दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले एक दूसरे की तस्वीरों को देखकर मोहित हो जाते हैं और आपस में अटूट प्रेम करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। वही जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षण के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई और वे चोरी छिपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगे। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते हैं उनसे प्यार कर बैठे। वही दूसरी तरफ जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता और राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला लिया। वही उस दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने की इच्छा के चलते अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। इस यज्ञ के बाद ही रानी संयोगिता का स्वयंवर होना था। वही पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद का भारत में प्रभुत्व हो, इसलिए उसने राजा जयचंद का विरोध भी किया था, जिससे राजा जयचंद के मन में पृथ्वी के प्रति घृणा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे मोटे महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्हें न्योता नहीं भेजा। द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर लगा दी। वही पृथ्वीराज चौहान जयचंद की चालाकी को समझ गए और उन्होंने अपने प्रेमिका को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। बता दें कि उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। वही अपने स्वयंवर में जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती थी वो उसकी रानी बन जाती थी। वही स्वयंवर के दिन जब कई बड़े बड़े राजा और अपने सौंदर्य के लिए पहचानी जाने वाली राजकुमारी संयोगिता से विवाह करने के लिए शामिल हुए, वही स्वयंवर में जब संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक बार सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नज़र द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी, तब उन्होंने द्वारपाल बने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर हल डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए सभी राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वही पृथ्वीराज चौहान अपनी गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल की प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोगिता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारा। वे अपनी राजधानी दिल्ली में चले गए। इसके बाद राजा जयचंद गुस्से से आग बबूला हो गया और इसका बदला लेने के लिए उनकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उनकी सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रहे। वही जयचंद के सैनिक पृथ्वीराज चौहान का बाल भी बांका नहीं कर सके। हालांकि इसके बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच साल 1189 और 1190 में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और दोनों सेनाओं की भारी नुकसान हुआ। दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। उनकी विशाल सेना में घोड़ा की सेना का भी खास महत्व था। पृथ्वीराज चौहान जी की सेना काफी मजबूत थी एवं अच्छी तरह से संगठित थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी इस विशाल सेना की वजह से न सिर्फ कई योद्धा जीते बल्कि वे अपने राज्य का विस्तार भी करने में कामयाब रहे। वही पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए वैसे वैसे वे अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। इतिहास के इस महान योद्धा के पास नारायण युद्ध में सिर्फ 2 लाख घुड़सवार सैनिक, 500 हाथी और बहुत से सैनिक शामिल थे। परमवीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का पहला युद्ध। चौहान वंश के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में अपने राज्य को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने राज्य में अपनी कुशल नीतियों के चलते अपने राज्य के विस्तार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान पंजाब में भी अपना सिक्का जमाना चाहते थे, लेकिन उस दौरान पंजाब में मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वही पृथ्वीराज चौहान की पंजाब पर राज करने की इच्छा मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण कर दिया। इस हमले के बाद पृथ्वीराज चौहान ने हिंद, सरस्वती, हंसी
पर अपना राज स्थापित कर लिया। लेकिन इसी बीच हिलवाड़ा में जब मोहम्मद गौरी की सेना ने हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान का सैन्य बल कमजोर पड़ा, जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान को सरहिंद के किले से अपना अधिकार खोना पड़ा। बाद में ही पृथ्वीराज चौहान ने अकेले ही मोहम्मद गौरी का वीरता के साथ मुकाबला किया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद मोहम्मद गौरी की इस युद्ध को छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वही यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नाम जगह पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया था, लेकिन हर बार उन्होंने उसे जीवित ही छोड़ दिया था। वही पृथ्वीराज चौहान से इतनी बार हार जाने के बाद मोहम्मद गौरी मन ही मन प्रतिशोध से भर गया था। वही जब सहयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के सख्त दुश्मन राजा जयचंद को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पृथ्वीराज गौरी से अपना हाथ मिला लिया और दोनों ने पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा। इसके बाद दोनों ने मिलकर साल 1192 में अपने मजबूत सैन्य बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर फिर से तराइन के मैदान पर आक्रमण कर दिया। वही जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए थे तब उन्होंने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन राजकुमारी सहयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान पर किए गए अपमानों को लेकर कोई भी राजपूत शासक उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस मौके का फायदा उठाते हुए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का भरोसा जीतने के लिए अपने सैन्य बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। वही उदार स्वभाव के पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की इस चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह जयचंद के धोखेबाजी सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों का संहार कर दिया और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र चंद्रबदाई को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। वही इसके बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली, पंजाब, अजमेर और कन्नौज में शासन किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी राजपूत शासन भारत में अपना राज जमाकर अपनी बहादुरी साबित नहीं कर सका। पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी अंदर ही अंदर प्रतिशोध से भर गया था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी और पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनाने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। वही काफी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा की तरह पृथ्वीराज चौहान एक वीर पुरुष की तरह अडिग रहे और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे में किसी भी तरह का शिकन नहीं था। इसके साथ ही वे अमानवीय कृत्यों का अंजाम देने वाले मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देख रहे थे, जिसके बाद गौरी ने उन्हें अपनी आंखें नीचे करने का भी आदेश दिया। लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गौरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों से जलाने का आदेश दिया। यही नहीं, आंखें जला देने के बाद भी क्रूर शासक मोहम्मद गौरी ने उन पर कई जुल्म ढाता गया और अंत में पृथ्वीराज चौहान को जान से मारने का फैसला किया। वही इससे पहले मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश कामयाब होती, पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के शब्दभेदी बाण चलाने की खूबी बताई, जिसके बाद गौरी हंसने लगा कि एक अंधा बाण कैसे चला सकता है। लेकिन बाद में गौरी अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। वही इस प्रतियोगिता में शब्दभेदी बाण चलाने के उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई के दोहों के माध्यम से अपनी यह अद्भुत कला प्रदर्शित की और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के दोहे की सहायता से मोहम्मद गौरी की दूरी और दिशा को समझते हुए गौरी की दरबार में ही उसकी हत्या कर दी। वही इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र ने अपने दुश्मनों से हाथों मरने की बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। वही जब राजकुमारी सहयोगिता को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने ही इसी वियोग में अपने प्राण दे दिए। आज भी कहा जाता है 4 बांस 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण, था ऊपर सुल्तान पर मत झुके चौहान।
पृथ्वीराज चौहान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। मात्र 12 साल की आयु में पृथ्वीराज ने बिना किसी हथियार के जंगल में शेर को मार गिराया था, जिससे उनके साहस, शारीरिक बल और बुद्धि कौशल्य तक का परिचय मिलता है। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान सबसे ज़्यादा मशहूर हुए थे क्योंकि वो न केवल शूर राजपूत योद्धा थे, बल्कि वह शब्दभेदी बाण कला के कुशल जानकार थे, जो केवल आवाज के आधार पर अचूकता से प्रतिस्पर्धी में हमला करने में सक्षम थे। उनका वार इतना सटीक होता था कि उनके प्रतिस्पर्धी को क्षति पहुंचाए बगैर कभी खाली नहीं जाता था। इसलिए बिना देखे उन्होंने मोहम्मद गौरी को शब्दबाण कला द्वारा मौत के घाट उतार दिया था। राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से पृथ्वीराज का प्रेम इतिहास में काफी मशहूर है, जिसमें उन्होंने किसी भी परिणाम की परवाह ना करते हुए अपने प्यार को हासिल कर लिया था। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने काफी सारे राजपूत राजाओं से बैर मोल लिया था, पर इस महान राजा ने अंतिम सांस तक अपनी प्रजा को और राज्य का संरक्षण किया था। कुल 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जीवन दान दिया था। इससे पृथ्वीराज ने अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया था। मोहम्मद गौरी द्वारा 17वीं बार छल से हुए आक्रमण ने पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, जिसके बाद उन्हें बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया। दुष्ट गौरी के शासन ने मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान के शव को दाह संस्कार की अनुमति न देते हुए उनकी कब्र बना दी थी। बहुत सालों बाद भारत सरकार के प्रयास से पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को भारत लाने का प्रस्ताव अफगानिस्तान सरकार के सामने रखा गया था, जिसे अनुसार आदरपूर्वक पृथ्वीराज चौहान के अस्थियों को भारत लाया गया था तथा हिंदू पद्धति अनुसार उसका दाह संस्कार पूरा किया गया था। पंकज सिंह पुंडीर यानी कि शेर सिंह राणा ने कंदहार से पृथ्वीराज चौहान के कब्र की मिट्टी को साल 2005 में अफगानिस्तान से भारत लाया था। पृथ्वीराज चौहान ने एक साथ 2 राजधानियों द्वारा शासन किया था, जिसमें अजमेर और दिल्ली का शासन शामिल था। पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने मिलकर पिथौरागढ़ का निर्माण किया था, जिसे दिल्ली में पुराने किले के नाम से जाना जाता है। चंदबरदाई द्वारा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के ऊपर कविता लिखी गई है, जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है। इसमें चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन के अहम बातों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है।